हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस फ्लोरिका। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है ग्रेजुएशन के बच्चों का, तो ऑब्वियसली नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी वीडियोस हैं वो भी आनी शुरू होनी थी। सो गाइज, ये वाली वीडियो आज ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है, बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 6 सेमेस्टर में भी गए हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर है। एंड डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके बाद उनको एमएससी एग्जाम की एंट्रेंस एंड ऑल सब की भी उसके बारे में सोचना है। एंड खत्म होने के बाद नहीं, इनफैक्ट पहले से ही सोचना होता है। सो जैसे ही आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के रिगार्डिंग जो फॉर्म्स एंड ऑन निकलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड जो भी मैं वीडियो निकालती हूँ उसको रेगुलरली वो आप तक पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मैं रेगुलरली ग्रेजुएशन की वीडियोस निकालूंगी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबके मैं पैरेलली इस तरह से चैप्टर्स करवाती रहूँगी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर अप करना है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक चीज़ और बच्चे, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो इसके लिए आप रेगुलरली चैनल को विजिट करते रहना। तभी मैंने कहा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, सिंपल, विजिट करो ना करो, यूट्यूब आप तक अपने आप ही नोटिफिकेशन पहुँचा देगा। ठीक है, सो चलो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वो लिगेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मेटल प्रेजेंट होगा। सो डेफिनेशन इसकी बेसिकली क्या है, वो कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली जब बॉन्ड बना रहा होगा, लिंक कर रहा होगा कार्बन एटम से, तब कार्बन एटम किसके, जो भी हाइड्रोकार्बन आपने अटैच कर रखा है साथ में वो। ठीक है, सो कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच टू लिंक टू कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेडिकल और मॉलिक्यूल, उसे ही हम कहेंगे सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हो, ट्राईमिथाइल बोरोन लिया है मैंने, एक साइड मैंने लिया हुआ है ट्राईमिथाइल ऑर्थोबोरेट। ठीक है, देखने में फॉर्मूला एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका बोरोन यानी मेटल एटम का बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन से होगा, बट यहाँ पे कार्बन से नहीं है, ऑक्सीजन से है। सो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है और ये है। तो आपको पहले तो पहचानना आना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको रीजन आपको समझ में आ गया होगा ना, डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, वो डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, फाइन। फिर आपके कुछ और कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने पहले भी हो सकता है कहीं पढ़ रखे होंगे, या आपके कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में आए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, या हो सकता है इन जनरल आपने जो जनरल केमिस्ट्री होता है वहाँ सुन रखा होगा। जैसे सबसे पहला है ये टेट्रा इथाइल लेड, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ठीक है, पेट्रोल के साथ ऐड किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। तो टेट्रा इथाइल लेड, ये इथाइल का जो कार्बन है, राइट, इसका ये कार्बन लेड के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाईमिथाइल मरकरी, तो मरकरी के साथ कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, ये रहा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लीनियर इसका स्ट्रक्चर है। फिर जी सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई जगह आएगा, ये मुझे लगता है आपका आगे इस चैप्टर में भी आएगा और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, जहाँ पे ट्रांस इफेक्ट वगैरह पढ़ रखा होगा वहाँ। ठीक है, सो जी सॉल्ट आपका पोटेशियम, और ब्रैकेट में आपका क्या है, PtCl3C2H4। एक चीज़ मैं और बता दूं बेटा आपको, जिन बच्चों को ये चैप्टर समझना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसके लिए उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो आपकी हमने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उसके नॉमेनक्लेचर हैं, उसके आप कह सकते हो रूल्स वगैरह हैं। जैसे इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर आएगा, वो कंपाउंड को पहचानना, लिगेंड के साथ कैसा बॉन्ड बन रहा है कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कवर अप होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आता है। एंड आई होप आपने ग्रेजुएशन में पहले पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो वीडियोस हैं उसके भी लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोगों ने वो एक बार ज़रूर देखने हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, फाइन। सो जी सॉल्ट PtCl3C2H4, ये आपका देखो यहाँ पे Cl तो आपका सिंगल बॉन्ड है सब में, C2H4 देख सकते हो आप डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, मतलब ये दोनों कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच है, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ बेसिकली यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपका दोनों कार्बन के साथ जो आपका अटैच है, ये भी आपका क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, फिर लास्ट वाला आपका फेरोसिन, की सेंटर में आयरन है और ऊपर नीचे आपका क्या है, ये जो आपको रिंग जैसे नजर आ रही है, ये आपकी कहलाती है साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइईन ऊपर भी नीचे भी, तो ये सैंडविच कंपाउंड हो गया कि बीच में आपका आयरन है, उसके ऊपर जैसे आपके ब्रेड की 2 स्लाइस होती है वो। ठीक, सो ये आपके हो गए कॉमन एग्जाम्पल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है
कि एल्युमिनियम, देखो एक क्वेश्चन है आपका कि एल्युमिनियम आपका ट्राई इथॉक्साइड जो बना रहा है, या आपका मेटल एमाइड्स जो होते हैं, या चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, पढ़ा है ना आपने चिलेट कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तभी मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। सो ये सारे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्यों नहीं हैं? एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड है ना, लग तो ऐसा रहा इथॉक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, एल्युमिनियम मेटल भी है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले इनके सबके देखेंगे ना, एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड में ऑक्सीजन आ गया, बॉन्ड किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। फिर आपका इसी तरह से जो एमाइड है, मेटल एमाइड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिथियम डाइमिथाइल एमाइड का, यहाँ पे भी लिथियम और नाइट्रोजन में बॉन्ड है, ठीक है, और नाइट्रोजन का फिर आगे इसके साथ बॉन्ड है, तो डाइमिथाइल लिथियम एमाइड, लिथियम डाइमिथाइल एमाइड, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स में भी वही सेम कंडीशन है कि आपका मेटल का जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ नहीं है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे अरे बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन का डायरेक्टली तो है, नाइट्रोजन इज नॉट अ मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड है तो मैम, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बट नाइट्रोजन मेटल नहीं है। मैंने बोला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब कार्बन का बॉन्ड मेटल एटम से डायरेक्टली होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर कहीं भी अगर सपोज करो आप इंटरव्यू देते हो या आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है, फाइन। उसके अलावा इन्हें कहा क्या जाता है? एक्चुअल ये हैं ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल्स में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाइंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हो गए मेटल्स के, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं हुए, दोनों में फ़र्क है, ठीक। फिर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ कि आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या आप किससे डील करते हो? अभी आपने देखा कि कंपाउंड्स जिनमें कि ऑर्गेनिक ग्रुप आपका अटैच रखा होगा कार्बन के साथ, ऑर्गेनिक जो भी आपका कंपाउंड है, ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल रेडिकल है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक पार्ट ही है ना, वो ऑर्गेनिक पार्ट आपका अटैच होगा कार्बन के एटम के साथ, ठीक है। एंड अटैच किससे होगा? जो मेटल होगा आपका वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉन्ड बन रहा होगा इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच थ्रू कार्बन टू दैट एटम विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो मेटल यानी आपका जो भी होगा वो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हायर हैलोजेंस के हैं, जाहिर सी बात है, और चैल्कोजेंस यानी जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है उनके साथ। अब आपको पता है वो तो दोनों ही आपके, चाहे हैलोजन है चाहे चैल्कोजेंस है, दोनों ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर होंगे वो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ है जो हमने अभी स्टडी की। मेटल साइनाइड्स, मेटल कार्बाइड्स, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते, लेकिन मेटल कार्बोनिल होता है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बारे में भी पढ़ चुके हो, मेटल और कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। सो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कार्बाइड्स या साइनाइड्स नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो कई सारे क्राइटेरिया है, एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो सब आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अब बेसिकली दो टाइप्स के हैं इन जनरल। वैसे तो आपके देखो टाइप्स आगे कई तरह के आते हैं जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, बट इन जनरल आपके सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, यानी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट की आप बात कर रहे हो वो है, उसका आपका जो कार्बन मेटल है, कार्बन एटम है, वो डायरेक्टली बॉन्ड कर रहा होगा मेटल के साथ। ये तो सिंपल वाले हो गए, जैसे देखो टेट्राइथाइल लेड, डाइमिथाइल मरकरी, राइट। मिक्स्ड वाले में क्या है? जहाँ पे आपका ये ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, मेटल है, उसके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होगा, मतलब विच हैव ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोकार्बन रेडिकल, या जो आपके हाइड्रोजन एटम है उसके अलावा भी आपका कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो करते हो ना, C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ इथाइल ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, मैग्नीशियम वो मेटल हो गया जिसके साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो एक्स्ट्रा आप कह सकते हो जो ग्रुप है जो कि अटैच है इसके साथ, वो यहाँ ब्रोमीन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो क्लोरीन है। सो ये आपके मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए, और ये सिंपल वाले जहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट है और आपका कोई मेटल है जो कि बॉन्ड बना रहा है, फाइन। तो दो तरह के आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए, ये तो इन जनरल आपने पढ़े। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अगर आप इस बेसिस पे स्टडी करें कि बॉन्ड कैसा है मेटल के बीच में, राइट, एंड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो आपके 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है आपकी आयनिक कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। आपने देखा ना अभी तक जितने हमने एग्जांपल्स किए उसमें कहीं पे आपका लेड आ रहा है, ट्रांजिशन मेटल भी आ रहा है, कहीं पे एल्युमिनियम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं पे आपने सोडियम जिंक वगैरह भी पढ़ रखा है, राइट। तो इस तरह से मैग्नीशियम वाला पढ़ रखा है। तो यानी
आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अलग अलग मेटल्स के साथ ये आपके कंपाउंड्स बने हुए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। उनकी कैटेगराइजेशन नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला उसमें है आयनिक कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसमें ध्यान से देखो क्या है, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, तो ये आपके उनके साथ बनेंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आपके पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, सोडियम वाली लाइन हो गई, मैग्नीशियम वाली लाइन हो गई, वो एल्किली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनके साथ जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक ही बनते हैं। उनका बिहेवियर आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही होता है। लिथियम कंपाउंड्स लेकिन एक्सेप्शन है। अगर आपने फेजांस रूल पढ़ रखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट इन नेचर हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी कि वो क्यों कोवेलेंट इन नेचर है, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट आ जाता है उस चैप्टर का। सो बड़ा कुछ इसमें है। मतलब मैंने कहा कि बेसिक केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान दिया करो। तो जब आपको कंपटीशन क्रैक करना है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कुछ कनेक्टिंग कहीं और से अगर आ जाएगा तो उसका पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, क्या रीज़न है, राइट। इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो +1 +2 ग्रेजुएशन पूरा अच्छे से कवर अप करना, सो दैट यू कैन क्रैक दैट एग्जाम अगर आपको MSc आगे फर्दर करनी है, ठीक है। चलो, सो लिथियम कंपाउंड्स आपके कोवेलेंट है, तो ये एक्सेप्शन है। अगर आपको 4 ऑप्शन आती है जहाँ लिथियम वाला है और बाकी 3 ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं, तो लिथियम वाले को आप कंसिडर करोगे कि वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। फिर आपका इन कंपाउंड्स में क्या है, हाइड्रोजन आपका कैसे प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज अ कार्बन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। आप लोग सोच रहे होगे ना कार्बन वाला पार्ट अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा, मैक्सिमम आपने बहुत बार देखा होगा कार्बोकैटायन वाली फॉर्म में। यहाँ पे कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, और जाहिर सी बात है जब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज तो उसी पे आएगा, ठीक है। सो कार्बन वाला पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट का नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड जो स्ट्रांगली अटैच ये किसके साथ होगा, पॉजिटिव पार्ट आपका कौन सा होगा, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आपको ये पता लग गया कि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि आपको इसके ऊपर, मैं आपको ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बता दूं, इस पे ना क्वेश्चन आता है जैसे डायरेक्टली नोट, राइट अ नोट ऑन आ जाएगा। तो आपको आयनिक कंपाउंड्स के, मैंने इसीलिए पॉइंट वाइज लिखवाया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपके लिए नोट्स जो हैं इजी टू प्रिपेयर हो जाएंगे। आप इसको जब पढ़ोगे समझोगे तो आसानी से सबके 4-4 5-5 पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के द्वारा ये आपका कंपाउंड बनाया जाता है। दूसरा पार्ट ये कि हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये कंपाउंड्स बनेंगे कब, ये कंपाउंड्स तब बनते हैं जब नेगेटिव चार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट्स पे डीलोकलाइज हो जाएगा। अब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती ना, तो मतलब अगर वो नेगेटिव चार्ज जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का है वो डीलोकलाइज हो जाए कई सारे कार्बन एटम्स पे, यानी अगर रिंग आ जाएगी जहाँ कंजुगेशन है वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, अदरवाइज तो नहीं होगी, है ना। सो ओवर द अदर एटम्स ऑफ रिंग या कार्बन एटम्स इन कॉन्जुगेशन, मैंने कहा ना जैसे ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ब्यूटा 1,3 डाइईन 4 कार्बन एंड ऑल्टरनेट में आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ब्यूटा 1,3 डाइईन अगर मैं बोल रही हूँ तो आई होप आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते होगे। तो इस तरह के कंपाउंड्स में डीलोकलाइजेशन हो जाती है। डीलोकलाइजेशन के कारण क्या है, वो हाइड्रोकार्बन जो एनायन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एनायन कैटायन इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आयनिक कंपाउंड बना सकता है, अदरवाइज आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, एग्जाम्पल आप देखिए, ब्यूटाइल सोडियम, नाम क्या है, ब्यूटाइल सोडियम। अब आपको इसमें कैटाइन एनायन पहचानना आना चाहिए। सोडियम Na+ क्या हो जाएगा आपका कैटाइनिक पार्ट है, एनाइनिक पार्ट C4H9 नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना कि हर किसी में आप कैटाइन एनायन पहचान सको। ये आपका पोटेशियम साइक्लोपेंटा डाइइनाइड हो गया, मैंने कहा था ना डाइईन आपका होता है, ये जो आपका रिंग है ना इसे कहते हैं। तो ये इनाइड कब हो गया, जब आपका ये एनायन पार्ट एनायन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। K+ आपका पोटेशियम क्या है, कैटाइन है, ठीक। नेगेटिव चार्ज इस पे डीलोकलाइज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ तो सिंगल डबल बॉन्ड आपका पूरे रिंग में रहेगा ना, तो इस वजह से आपकी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह के कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स, मतलब इस तरह के जो आपके लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, वहाँ आयनिक कंपाउंड्स आसानी से बनते हैं, ठीक। फिर ये कंपाउंड्स कैसे हैं, कलरलेस हैं, सॉल्ट लाइक सॉलिड्स हैं, आयनिक कंपाउंड की क्वालिटी आ गई। जो अगर आयनिक कंपाउंड्स हैं तो सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल होंगे जितने आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। रिएक्टिव बहुत होंगे, यस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो रिएक्टिव बहुत होंगे। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, लेकिन पॉजिटिव पार्ट पे नहीं डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। ये पॉइंट ध्यान देना, रिएक्टिविटी आपकी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंपाउंड्स है जिसमें अनस्टेबल एनायन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब स्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा ना, तो वो रिएक्ट करेगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई जो चीज़ आपका जो पार्ट आपका अनस्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेगा, ठीक।
तो उसके बाद आपका क्या है, अनस्टेबल की ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है, रिएक्शन पता होनी चाहिए। C4H9Na यानी सोडियम का जो आपका कंपाउंड है ये पानी के साथ रिएक्ट करके C4H10 बना देगा, ठीक है, एंड NaOH। तो ये एक रिएक्शन याद रखना, इसमें एक ही रिएक्शन है, बाकी आपको कोई रिएक्शन नहीं करनी, ठीक। ये तो था आपका पहला आयनिक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है आपका कोवेलेंट वाला। अब कैसे पता लगेगा भाई कि कोवेलेंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो बॉन्ड बना रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट का जो मतलब कार्बन है वो बेसिकली बॉन्ड बना रहा है मेटल एटम से। एक नॉर्मल जो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वही बना रहा है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 3 सेंटर वाला भी होता है ना, 3 सेंटर वाला आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले केस में आएगा। यहाँ पे आपका 2 सेंटर जैसे होता है ना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो वही वाली सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि 2 ही सेंटर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उन 2 सेंटर्स में शेयर हो रहे होंगे, एंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड तो है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जनरली आपके कौन बनाते हैं? जो जिंक कैडमियम मरकरी है ना, वो वाले एलिमेंट्स। जिंक कैडमियम मरकरी आपके कहाँ के? ट्रांजिशन मेटल्स में है ना, लेकिन सारे नहीं, ट्रांजिशन मेटल के यही वाले सिर्फ जिंक कैडमियम मरकरी और ग्रुप 3, 4, 5। 3, 4, 5 कौन सा ग्रुप है? स्कैंडियम वाला, टाइटेनियम वाला, वो वाला स्टार्टिंग का 3, 4, 5, क्योंकि पहले दूसरे आपका क्या है, एल्कली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद 3, 4, 5 ग्रुप आ जाता है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन 3 वाली आपकी जो लाइन है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो और जिंक कैडमियम मरकरी, ये एलिमेंट्स कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो आता है कि इसकी पोलैरिटी कैसे हमें पता लगेगी, या पोलैरिटी के बारे में, क्योंकि कोवेलेंट और आयनिक में फ़र्क आपका क्या है? पोलैरिटी का ही है ना। तो पोलैरिटी आपकी बॉन्ड की डिपेंड करती है, एक तो आपको पता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे करती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो करेगी ही, उसके अलावा कुछ और एक फैक्टर है जिस पे करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द मेटल ऑर्बिटल्स विच आर अवेलेबल, मतलब जिनके साथ आप बॉन्डिंग बना रहे हो, मेटल के जो जिस मेटल के साथ, उसके ऑर्बिटल्स के बीच में स्टेरिक रिक्वायरमेंट्स यानी स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह ना हो, और पोलराइजेबल है या नहीं है वो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसके साथ आप बॉन्ड बना रहे हो मेटल एटम का, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है। तो यानी आप नॉर्मली जब भी स्टडी करते हो, पोलैरिटी डिपेंड करती है खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल एटम का कौन सा मेटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है कहीं पे। तीसरी चीज़ कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल एटम का पोलराइजेबल है या नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होगी। तो ये आपको इस पर क्वेश्चन एज सच कुछ नहीं आएगा, बट ये जब आपको नोट लिखना होगा तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, बस इतना ही है। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं है कि पहचानने के लिए कुछ आएगा, ठीक। फिर आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? जो आपने स्टार्टिंग में लेड वाला कंपाउंड किया था, टेट्रा इथाइल लेड, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ठीक है। लेड का आ जाएगा। उसके अलावा आपका जिंक वाला, कैडमियम का, मरकरी का, कितने सारे आपके एग्जांपल्स हैं, सारे आप याद कर सकते हो, जो आपको जितने याद रह जाएं, 2, 3, 4, ठीक है। तो एग्जांपल्स ध्यान रखना। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जब ऑर्गेनिक ग्रुप में प्रेजेंट होगा, वो स्टेबिलिटी को, मेटल कार्बन बॉन्ड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे आसानी से, तो स्टेबल रहेगा वो। MCF3 और MCH3 मतलब मेटल मिथाइल के साथ कंपाउंड बना रहा है, या हमने सारे H रिप्लेस कर दिए फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसकी वजह से ये वाला पार्ट ये वाला आपका कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। 2 कंपाउंड्स कर लिए, 2 टाइप्स कर लिए बेसिकली, आयनिक वाले एंड कोवेलेंट वाले। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आपका कौन से वो आ जाएंगे? जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग लूज है कंपैरेटिवली, क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सो विच आर लूजली बाउंड, इनको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हो, और ये मैक्सिमम केसेस में पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है डायमेरिक फॉर्म में, हो सकता है टेट्रामेरिक फॉर्म में, या पॉलीमरिक फॉर्म में, सो दैट ये स्टेबलाइज हो जाएं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इनमें आपके क्या क्या आपके कंपाउंड्स आ जाएंगे? एल्काइल्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप्स ब्रिजिंग कर रहे हैं, ब्रिज एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक। जैसे आपका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इनके तीनों के ही स्ट्रक्चर भी करने हैं, क्योंकि जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आता है वहाँ पे कई बार 1 मार्क्स में स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने को सिर्फ आ जाता है, और ये बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि एलिमेंट्स जिनमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है मल्टी सेंटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की, वो कौन से हैं? वो यही हैं। इसीलिए इनके एग्जाम्पल याद रखना, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ये 4 हैं, और बोरोन भी, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक। ये आपके 5 हैं, इनको याद रखना। ये वही आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इस तरह के कंपाउंड्स बनाने की।
फिर है कि ये मेटल्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रांगली पोलराइजिंग कैटायन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका हाई चार्ज टू मास रेशियो है, छोटे होते हैं, और आपका जो जाहिर सी बात है साइज टू जो चार्ज टू मास का मतलब कि आपका एक तो साइज हो और चार्ज, ये दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हाई चार्ज टू मास रेशियो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे एटम्स हैं, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड है ये, तो इसीलिए स्ट्रांगली पोलराइजिंग कैटायन है, किसी को पोलराइज बहुत आसानी से कर पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे लोकेटेड है, इस वजह से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाहिर से ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, दैट इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम एनायन, क्योंकि ज़्यादा पोलराइजिंग है तो ऑब्वियसली दूसरे को जो उसके साथ में एनायन होगा उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले आपके इस कंपाउंड के बारे में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन बना रहा है, एग्जाम्पल, ठीक। एंड उसके अलावा जो आपका चार्ज सेपरेशन है इन कंपाउंड्स में वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट ना एक्चुअली आपका कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है बट क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा है, उसमें मतलब ये बताया हुआ है कि चार्ज सेपरेट हो रहा है तो बच्चे सोचेंगे आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चार्ज सेपरेशन यहाँ डिक्रीज हो जा रहा है जिसकी वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे आयनिक में तो प्लस और नेगेटिव पूरा होता है ना, यहाँ पे पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसीलिए ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स, इनकी टेंडेंसी होती है कि एसोसिएट हो जाएं एंड पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, आपको पहले पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो भी फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक। स्ट्रक्चर देखो आपको किसका करना है, लिथियम वाले का स्ट्रक्चर पहले समझ लो, सी बहुत सिंपल है। एक क्यूब देखा है आपने, क्यूब के सेंटर मैंने एक डॉट लगा दी। आपको पता है स्कूल जब आपने क्यूब पढ़ा हुआ है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ रखी है ना आपने, 8 कोने हैं टोटल, 4 कोनों में टेट्राहेड्रल की फॉर्म में लिथियम अरेंज्ड है और ऐसे ही रिमेनिंग 4 कोनों में मिथाइल अरेंज्ड है, इसीलिए मैंने सेपरेट कलर से ड्रॉ कर रखा है। अगर आप देखोगे एक टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो मिथाइल के लिए आ रही है और दूसरी लिथियम के लिए आ रही है, तो 2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैं जिनका कॉमन सेंटर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। टेट्रामेरिक फॉर्म में ये आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्यूब से डिराइव है जिसमें 2 टेट्राहेड्रल हैं, एक लिथियम का एक मिथाइल का, जिनका कि कॉमन सेंटर है। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे हर लिथियम एटम आगे फर्दर एसोसिएट हो रहा है 3 मिथाइल से, चेक कर लें, ये लिथियम है, 3 आगे लिथियम मिथाइल के साथ हो रहा है, यस, यही सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, CH3 के साथ भी हर मिथाइल आगे 3 लिथियम के साथ बॉन्डेड आपको नजर आएगा, ये इसकी ज्योमेट्री है। तो इसका स्ट्रक्चर कर लेना। फिर आपका जो पॉलीमेरिक बेरिलियम वाला कंपाउंड है, ये तो है ही सिंपल, पॉलीमेरिक है, तो आपका 3 सेंटर, जैसे आपने बनाना बॉन्ड्स नहीं कर रखे, जब आपने पी ब्लॉक का भी पढ़ा होगा वहाँ पे बोरोन के कंपाउंड्स पढ़े होंगे, वैसा ही सेम यहाँ पे बेरिलियम है, इनके बीच में ये मिथाइल जो है ब्रिजिंग का काम कर रहा है, और ये इधर भी मैंने बॉन्ड शो कर रखा है, इधर भी, मतलब ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा है। सो ये बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म है, लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे अगर इसकी कोई पूछे तो कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही ये होती है, क्योंकि ये जो बेरिलियम है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी आए मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है। तीसरा है आपका एल्यूमिनियम का Al2Me6 ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ये भी वैसा ही है जैसा बेरिलियम वाला था, बस फर्क ये है ये आपका डाइमर है, 2 ही एल्यूमिनियम, 2 ही आपके इस तरह के कंपाउंड्स डाइमराइज हो रहे हैं। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में था, बेरिलियम वाला कंपाउंड पॉलीमेरिक फॉर्म में था, एल्यूमिनियम वाला पॉलीमेरिक नहीं है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड स्टेट में ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम जो है वो तो डायमरिक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्राई मिथाइल इंडियम की, आपको पता है ना जो ग्रुप 13 है, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका आ जाता है यस इंडियम आता है, गैलियम आता है, ठीक है। तो ये जो आपके जितने भी थैलियम आता है, ये आपके जितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के हैं। तो इन्हीं के जो बाकी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में बात हो रही है कि ट्राई मिथाइल इंडियम या ट्राई मिथाइल थैलियम टेट्रामेरिक है, सेम ग्रुप के हैं, फिर भी ऐसा क्यों कि ये तो एल्यूमिनियम के साथ डाइमर है, बाकियों के साथ टेट्रामेरिक। इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ज़रूर कर लेना। रीजनिंग क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या रीज़न है, नॉन एग्जिस्टेंस, और इसका मतलब इन दो जो आपका इंडियम एंड थैलियम के जो आपके इस तरह से कंपाउंड्स हैं उसका डाइमर के बजाय टेट्रामर एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको पता है एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ये बड़े हैं, है ना, साइज में तो आपके बड़े ही होंगे ये। सो एंगल जो इनके बीच का आपको इन जनरल जो मेटल कार्बन मेटल 3 सेंटर्ड बॉन्ड है ना, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो जो आपका एंगल होना चाहिए ब्रिजिंग वाला MCM वाला वो काफ़ी छोटा होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग प्रॉपर हो, क्योंकि आपको पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में शेयर करवाने हैं। दूर दूर कर दोगे तो बॉन्ड तो हो नहीं पाएगा, वैसे ही लूजली बाउंड है। तो कई सारे फैक्टर्स के कारण अगर वो बड़ा एटम होगा वो बॉन्ड आपको छोटा रखना पड़ता है, बड़ा एटम होगा तो वो आपका बॉन्ड प्रॉपर बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए ओवरलैपिंग प्रॉपर हो गई नहीं। तो बल्कि मेटल के केस में क्या हो जाता है, आप उसको अगर बहुत ज़्यादा पास लेके आओगे तो रिपल्शंस होंगी, है ना, रिपल्शंस होंगी, एटम का साइज भी बड़ा है, वो प्रॉपर बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसके जो डाइमर्स हैं वो अनस्टेबल रहते हैं, फिर अनस्टेबल रहते हैं तो उनके एग्जिस्टेंस का कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए इनके केस में आपके क्या बनते हैं, टेट्रामर्स।
मोर ओवर एल्काइल ब्रिजेस जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये आपके इस तरह से होते हैं कि मेटल एटम से इक्वली डिस्टेंट है। मतलब आपका जैसे मिथाइल था ना CH3, तो वो कार्बन, वो जो उसका कार्बन है मिथाइल का, वो दोनों एल्यूमिनियम से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वो आपको 4-5 पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए भी मिल गए, समझने के लिए, लिखने के लिए। फिर है आपका ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये चौथा टाइप हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, पता लग रहा है ट्रांजिशन मेटल्स हैं इसमें। ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, और अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया उनके साथ। ठीक है, एंड इसमें आपका मोस्टली जो होता है बॉन्ड्स जो बनता है मोर देन 1 कार्बन एटम के साथ। अगर आपने कभी देखा होगा ज़ीस्ट सॉल्ट का जो एग्जाम्पल था ना, आप पे 2 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बन रहा था ना, वैसे वाला। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, इंटरेक्शन इसमें होती है। जो पाई ऑर्बिटल होता है ऑर्गेनिक लिगेंड्स का, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट है ना, उसका पाई वाला बॉन्ड, मतलब उसके जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, एंड मेटल एटम के डी या पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में वैसे तो डी ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो या कभी कभार पी भी हो सकता है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसमें। फाइन। अब उसके अलावा ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस जो एल्कीन्स के साथ हैं, एग्जांपल की बात मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका बेंजीन या साइक्लोपेंटाडाइन के साथ, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स हैं वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मैंने कहा था ना एग्जांपल, ये देखो ज़ीस्ट सॉल्ट आपका। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। फेरोसीन का एग्जांपल, डाइबेंजीन क्रोमियम, ये दोनों आपके सैंडविच कंपाउंड्स हैं। इनको सैंडविच कंपाउंड्स कहा जाता है क्योंकि सैंडविच की तरह काम कर रहे हैं ना, 2 ऊपर नीचे सेम लिगेंड्स, सेंटर में आपका मेटल एटम। ठीक है, तो ये सैंडविच कंपाउंड्स या सैंडविच स्ट्रक्चर कहा जाता है इनको। ठीक, ज़ीस्ट सॉल्ट एग्जाम्पल हो गया। और लिगेंड्स जो इसमें आपके जो बॉन्ड्स बनाएंगे, जिनके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो क्या है, एल्कीन। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या चीज़ है, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, जहाँ हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिगेंड्स हैं, वो एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 4 है, बट वो जो डोनेट करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। अच्छा, ब्यूटाडाइन, वहाँ पे आपके एक डबल बॉन्ड का मतलब ऐसा समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। खुद के लिए भी तो, उसको बॉन्ड बनाने के लिए भी तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहा होता है, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तभी आपने पढ़ा था ना, पाई ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, तो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट हो रहे हैं। ठीक, सो एल्कीन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, देखो 4 कार्बन ये। ठीक है, 1 2 3 ब्यूटा 1 3 डाइन इसे कहते हैं। इसके आगे आप H, जाहिर सी बात है इसकी वो पूरी कर लेना। क्या कहते हैं, वर्ड ही भूल गए मैं, इसे क्या कहते हैं, जितने बॉन्ड से बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कई बार ऐसा होता है आप वर्ड ही भूल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेंडेंसी कुछ स्लिप हो जाता है वर्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बॉन्ड्स जो हैं, 4 बॉन्ड्स हर कार्बन के पूरे होने चाहिए। तो ब्यूटा 1 3 डाइन ये है। ठीक, ये एग्जांपल भी इसमें आ जाएगा। ब्यूटाडाइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। साइक्लोपेंटाडाइन जो कि आपने फेरोसीन में किया, वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। बेंजीन का आपको पता ही है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। इनके सबके मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये वो लिगेंड्स हैं जो इस वाले पार्ट में आपके काउंट होंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। इन्हीं के साथ मैक्सिमम जो है ट्रांजिशन मेटल्स वाले जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स की एबिलिटी क्यों है कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाएं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ट्रांजिशन मेटल्स आपने जब भी पढ़े हैं कि वो क्यों बनाते हैं, एक तो उनके पास डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होता है। दूसरा ये सिमिट्री प्रॉपर्टीज़ के कारण। ठीक है, सिमिट्री प्रॉपर्टीज़ जो आपकी डी ऑर्बिटल्स की हैं, सिमिट्रिकल उसका स्ट्रक्चर है, एंड अप्रोच प्रॉपर हो पाएगी, बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाएगी। उसकी वजह से आपके ट्रांजिशन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर कि हमने शुरुआत की है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, उसकी डेफिनेशन किए, देन उसके टाइप्स किए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना। जाहिर सी बात है, अगर पसंद आई है हिट द लाइक बटन। एंड ये मैं फिर से बता दूं, ग्रेजुएशन का हमने पार्ट स्टार्ट कर दिया। हम एक एक करके धीरे धीरे इस तरह से सिलेबस कवर अप करेंगे, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको शो कर रखा है, वो आप फॉलो कर लो। वहाँ आप हमें डाउट सेंड कर सकते हो, क्वेश्चंस के या जैसे भी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। ठीक, एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी की कंटिन्यूटी में होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।